हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 7 अपने सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो पिछले लेक्चर में हमने नया सब्जेक्ट चालू किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बारे में कुछ कुछ बेसिक मैंने बता दिए थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस कितने तरीके की होती हैं। स्ट्रेसेस दो ही तरीके की होती हैं, आपको याद रखना है। नॉर्मल स्ट्रेस होती है और शियर स्ट्रेसेस होती है। बाकी की जितनी भी स्ट्रेसेस अभी आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे टॉर्शन पढ़ोगे, अब बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ोगे, तो वो क्या होगी, किसी ना किसी तरीके की होगी, किसी ना किसी अलग तरीके की ही होगी। मतलब या तो नॉर्मल होगी या फिर शेयर होगी। तो दो तरीके की स्ट्रेसेस होती हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शेयर स्ट्रेसेस, राइट। अब उसके अलावा हमने स्ट्रेन का भी क्लासिफिकेशन देखा था और साथ ही साथ हुक्स लॉ भी देखा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम भी देखा था, राइट। इसके बाद जो नया, जो ये तो हमारा बेसिक में आ गया, जो आपने पहले से भी पढ़ रखा था, है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा था। और जो नया टॉपिक जो हमने देखा पिछले लेक्चर में, दैट वाज कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के मैंने एग्जांपल दिए थे कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मैकेनिकल मेंबर, कोई भी मशीन कंपोनेंट में अगर एक से ज्यादा तरीके की, मतलब उसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप हो रही है और शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो रही है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वहां पर कंपाउंड स्ट्रेस का फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। उसी के कंटिन्यूएशन में टॉपिक जो शुरू किया था, दैट वाज स्ट्रेसेस इन अ इंक्लाइंड सेक्शन। स्ट्रेसेस इन अ इंक्लाइंड सेक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई सपोज कोई आपका ये क्यूबॉइड हो गया, है ना, और इसके बाहर से लेट अस से अगर सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा एक्स इज नॉर्मल स्ट्रेस। हमने देखा था सिग्मा मतलब नॉर्मल एंड टाउ को शेयर स्ट्रेस से डिनोट किया था, शेयर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट किया था, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस एलिमेंट की बात करूं या इस बॉडी की बात करूं, तो बाहर से तो मुझे देखने में लग रहा है दिस इज सब्जेक्टेड टू ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस। लेकिन क्या मैंने बताया था आपको, हमें एग्जामिन करना है किसी एंगुलर सेक्शन पे, है ना, इस सेक्शन पे मुझे एग्जामिन करना है कि एक्चुअल में इस इंक्लाइन सेक्शन पे, हमारा टॉपिक क्या है, इंक्लाइन सेक्शन। इस इंक्लाइन सेक्शन में क्या वाकई में केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, नॉर्मल के साथ शेयर भी डेवलप हो रही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि भैया हम तो मान के चल रहे हैं कि बाहर से ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन ये किसी एंगल पे ये ब्रेक हो गया, ये कंपोनेंट आपका किसी एंगल पे ब्रेक हो गया, क्योंकि ये एंगल पे उस पर्टिकुलर लेटर से 25 डिग्री पे या 30 डिग्री पे ये बहुत ही क्रिटिकल था, वहां पर बहुत सारी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी और वहां पर टूट गया। तो एज अ इंजीनियर मुझे अलग अलग इंक्लिनेशन एंगल पे चेक करना पड़ता है कि भैया स्ट्रेसेस कहीं आपकी एक लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर जा रही हैं, कहीं डेंजरस तो नहीं हो जा रही हैं। तो बस इतना ही था इसका बेसिक्स में। बाकी थोड़े थोड़े बेसिक्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे, है ना। जैसे जैसे आगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे अप्रोच क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंक्लिनेशन सेक्शन में टोटल 4 डेरिवेशन है। तो जब when the element is subjected to only one directional, एक ही डायरेक्शन में अगर स्ट्रेसेस उसमें लग रही हैं, तब उसका डेरिवेशन हमने कर लिया था, राइट। अब दूसरा डेरिवेशन हमने इसका डेरिवेशन कर लिया था ना, ये डेरिवेशन है, लेट अस से दिस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू सिग्मा एक्स, है ना, और यहाँ पर मैंने सिग्मा एन भी निकाल लिया था और टाउ भी निकाल लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इसे देख लो, उसके बाद ही आपको बाकी के 3 डेरिवेशन आपको तभी समझ में आएंगे। तो एक डेरिवेशन कर लिया था, उसके अलावा 2 डेरिवेशन आज हम करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी लेंगे ताकि आपको डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आते चले जाए और जो फॉर्मूले आपके डिराइव होंगे उसी बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आज ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन ली है केस नंबर 2, एलिमेंट सब्जेक्टेड टू द प्योर शेयर की कंडीशन है, प्योर शेयर की कंडीशन है ये एलिमेंट मान। अच्छा, एलिमेंट जब मैं मान रहा हूं तो यहां पर तो मैं 2D में दिखा रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअल एलिमेंट कैसा है ये बात मैंने बताई थी। एक्चुअल में हम मानेंगे इसकी थिकनेस T है, ऐसे समझ लो। इसका फ्रंट व्यू मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, ठीक है। इसकी एक्चुअल में एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, T, और एक्चुअल में एलिमेंट की थिकनेस अगर T है और शेयर स्ट्रेस कहां पर लग रहा है, ये आपके यहां पर आपका शेयर फोर्स की वजह से शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। तो ये जो टाउ लग रहा है ये इस तरीके से जनरेट हो रहा है ड्यू टू द शेयर फोर्स, ठीक है। तो इस एलिमेंट को मैंने मान लिया, लेट अस से दिस ए बी
सी और डी। ठीक है, मुझे इस इंक्लिनेशन सेक्शन डी डी डैश पे निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एन, है ना, एंड टाउ। नॉर्मल स्ट्रेसेस मुझे कैलकुलेट करनी है, विच इज सिग्मा एन इज नॉर्मल स्ट्रेस, एंड टाउ कैलकुलेट करना है, विच इज शियर स्ट्रेस। ठीक है, लेटर से। अच्छा, इसमें एक बात आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर मैंने 4 एरो बना रखे हैं। तो ये एरो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है शियर स्ट्रेस एक्स वाई, क्योंकि 2D प्लेन की बात कर रहे हैं हम, तो एक्स वाई हो गया। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ एक्स वाई। ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ एक्स वाई, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ एक्स वाई। ठीक है, अब एक्चुअल में एक ही स्ट्रेस लग रही है। आप देखो, ऐसे समझो इसको, मैं समझा देता हूं बस। देखो, एक्चुअल में ये टाउ एक्स वाई इस तरीके से लग रहा है, ये टाउ एक्स वाई इस तरीके से लग रहा है यहां पर, और नीचे का बॉटम फिक्स है। मान लो ये नीचे का बॉटम फिक्स है। ठीक है, जब इसको काउंटर करने के लिए, ऊपर से जब शेयर फोर्स लग रहा है, शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, इसको काउंटर करने के लिए बॉटम सरफेस पे भी एक स्ट्रेसेस अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रही है, टाउ एक्स वाई। इसी को बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस। इसको बोल देते हैं, क्योंकि ऊपर वाली फेस पे अगर शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तो बॉटम सरफेस पे भी एक शेयर स्ट्रेसेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होंगी। ऐसा होता है ना, इसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस। अब देखो, अगर मैंने इसका एरो इधर की साइड लगाया है और इसका एरो इधर की साइड लगाया है, इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, तो ये अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है? ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। एलिमेंट को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस क्लॉकवाइज को रजिस्ट करने के लिए, बताओ मुझे, ये जो बाकी के दोनों फेसेस पे, इस वाली फेस पे और इस वाली फेसेस पे काउंटर क्लॉकवाइज जो शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस इस तरीके से डेवलप होंगी दैट, देखो अब ये मैंने इसमें एरो कैसे लगाया, इस तरीके से एरो लगाया, इस तरीके से एरो लगाया, तो इस एरो से इस एरो तक देखो ये हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई एलिमेंट है, यहां पर अगर टाउ एक्स वाई जनरेट हो रही है, तो आप इस तरीके से याद रख लो कि अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर ये एरो इधर लगाए, तो यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, और ये इसका इफेक्ट कैसा है? क्लॉकवाइज, है ना। तो बदले में कैसी होंगी? इस तरीके से आप डायरेक्शन लगाओगे कि बदले में कैसी होंगी? ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, है ना। या फिर इस तरीके से बनाओगे, या अगर मैं उल्टा कर दूं, इसे भी समझ लो। अगर मैंने एरो इस तरीके से बनाया, हो सकता है न्यूमेरिकल में एरो इस तरीके से बना हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एरो इस तरीके से लगाना है, तो आपको इसके अपोजिट ऐसे लगा देना एरो। ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होंगी? क्लॉकवाइज डेवलप होंगी। तो या तो आपके डायग्राम में आपको इस तरीके से बनाना है डायग्राम। तो अब एरो देखो, एरो की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर प्लस माइनस में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ही आपको एरो बनाने हैं। या तो ये वाला डायग्राम बनेगा न्यूमेरिकल में, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस तरीके का डायग्राम दिया होगा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि इसमें यहां पर चाहे लिख लेते हैं, टाउ एक्स इज जनरेटेड shear stress, है ना, एंड कॉम्प्लीमेंट्री shear stresses are generated shear stresses at upper surface,
है ना, एंड कॉम्प्लीमेंट्री shear stresses आर डेवलप इन रेस्ट ऑफ द फेसेस है। तो ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ये कंसेप्ट आप लोग याद रखोगे। नाउ अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, जो कि अब मैंने क्या बताया था, थीटा हमेशा वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड होगा। डेरिवेशन जितने भी हम कर रहे हैं वो वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए डेरिवेशन कर रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है, तो यही किया था उन्होंने, इस ट्रायंगल को अलग से दिखा दिया, इस ट्रायंगल पे ही लग रहा है ना, इस इंक्लिनेशन सेक्शन पे ही, इंक्लाइन सेक्शन पे ही हमें सिग्मा एन और टाउ निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल को अलग से दिखा दिया, तो सिग्मा एन एंड टाउ, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस का इन दोनों के फेसिस में एरो इस तरीके से है, तो वैसा ही एरो दिखा रखा है, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। अब आपको ये सोचना है कि एंगल ये थीटा, ये वाला थीटा होगा या फिर ये वाला थीटा होगा, बस इतना ही सोचना है, बाकी डेरिवेशन में और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरी मजबूरी है कि मैंने बिल्कुल साइड से, मतलब थोड़ा साइड में, एक्चुअल में ये शेयर स्ट्रेसेस तो बिल्कुल इधर ही डेवलप हो रही हैं, जब शेयर स्ट्रेसेस इधर डेवलप हो रही हैं तो उसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा और साइन कंपोनेंट इधर आएगा। एक तो अलोंग द इंक्लिनेशन सेक्शन आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर थोड़ी हौच पौच हो जाती और समझने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग से सेपरेट करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया, देखो अलोंग द इंक्लिनेशन सेक्शन, और यहाँ पर ये वाली फेस है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा ये वाला एंगल और टाउ एक्स वाई, ये वाला कंपोनेंट हो गया टाउ एक्स वाई साइन थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट हो गया टाउ एक्स वाई कॉस थीटा। इसी तरीके से आप देखो, ये अगर एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, इसका मतलब ये वाला भी 90 माइनस थीटा होगा। अगर हम इस एंगल की बात करें, देखो ये दोनों सेम ही है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम एंगल है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो थीटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला जो बचा हुआ एंगल है ये थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं, कैसे भी निकाल लो, एंगल बिटवीन द लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर, किसी भी तरीके से आप थीटा एंगल को सही कैलकुलेट करना है ना। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में टाउ एक्स वाई कॉस थीटा एंड टाउ एक्स वाई साइन थीटा, बस कंपोनेंट हो गए, क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व द फोर्सेस, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना है, रिजॉल्व द फोर्सेस, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, अलोंग द, पहले कर लेते हैं परपेंडिकुलर फोर्सेस, perpendicular to the inclined section dd डैश, तो इसका नाम दे देंगे a, ठीक है, यहीं से नाम ले लेंगे a d और d डैश, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस इंक्लाइंड सेक्शन के परपेंडिकुलर की बात करूं, तो एक तो सिग्मा एन आ रहा है, सिग्मा एन को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये टाउ एक्स वाई का साइन थीटा आ रहा है, तो इसको इसके एरिया से, जहां पर लग रहा है उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ इसका देखो टाउ एक्स वाई का इधर वाला कॉस कंपोनेंट आ रहा है, इधर वाला साइन कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, इधर वाला कॉस कंपोनेंट आ रहा है, तो इसके अपोजिट जा रहा है, यानी इसके आमने सामने, इसके ये सिग्मा एन, ये फोर्स ऊपर वाला और ये नीचे वाला फोर्स, इसको आपस में बैलेंस कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सिग्मा एन इंटू, बताओ एरिया कितना हो गया, डी डैश इंटू थिकनेस, हमने कितनी मानी, थिकनेस आप लोग मान लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने थिकनेस मान की थी, टी इज द थिकनेस ऑफ द
एलिमेंट इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई, ये वाला ले लेते हैं, टाउ एक्स वाई साइन थीटा, टाउ एक्स वाई साइन थीटा इंटू ये किस किस इसमें मतलब जिस फेस पे लग रहा है उसका एरिया कितना है, एडी इंटू टी प्लस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा इंटू एडी डैश इंटू टी। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कर लेना आप अपने आप से, टी से टी कैंसिल कर लेना, तो सिग्मा एन, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं, सिग्मा एन इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन थीटा इंटू एडी अपॉन डी डी डैश प्लस टी से टी कैंसिल हो गया, डी डी डैश से डिवाइड कर रहा हूं मैं, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा एडी डैश अपॉन डी डी डैश। ठीक है, एडी अपॉन डी डी डैश बताओ, यहां पर कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, पिछली बार देखा था हमने, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडी अपॉन डी डी डैश, जबकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एडी डैश अपॉन डी डी डैश, एडी डैश अपॉन डी डी डैश। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, साइन थीटा टाउ एक्स वाई साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। हो गया भाई, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया लगभग। यहां पर अब x प्लस एक्स कितना हो जाता है, 2x हो जाता है, तो सिग्मा n की वैल्यू आ गई, सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो यहां से एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा n इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब क्या निकालना है, अलोंग द रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग द इंक्लिनेशन सेक्शन छोड़ देता हूं, अलोंग द डी डी डैश। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। अब बताओ मुझे अलोंग द, एक तो मुझे टाउ नजर आ रहा है, शियर स्ट्रेसेस इंक्लिनेशन के अलोंग नजर आ रहा है ना, इसके अलोंग, इसके अपोजिट डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई और इसी की डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई कॉस थीटा। एक तो ये टाउ एक्स वाई कॉस थीटा नजर आ रहा है, एक टाउ एक्स वाई साइन थीटा नजर आ रहा है। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू टाउ इंटू मल्टीप्लाई बाई एरिया डी डी डैश, भाई स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा ना आपका फोर्स, प्लस इसके अलोंग कौन सा आ रहा था, टाउ एक्स वाई, इसके अलोंग क्या आ रहा है, हाँ ये वाला आ रहा है, इसके अलोंग ये आ रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाले को इक्वल ये इधर ले जाएंगे, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा टाउ एक्स वाई कॉस थीटा और मल्टीप्लाई करें हम इससे एडी इंटू टी इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, टाउ एक्स वाई साइन थीटा और मुझे मल्टीप्लाई करना है एरिया से, मतलब एडी डैश इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, अंडरस्टूड है ना, सब सारी टर्म में टी आ रहा है, थिकनेस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर टाउ और डी डी डैश से डिवाइड कर दिया, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा इंटू एडी अपॉन डी डी डैश प्लस, नहीं ये गलत कर दिया मैंने, इक्वल के इधर आएगा, इससे लिख लेंगे ऐसे, पहले ये वाली टर्म लिखेंगे, टाउ एक्स वाई साइन थीटा एडी डैश अपॉन
डी डी डैश प्लस सॉरी माइनस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा इंटू एडी अपॉन डी डी डैश नाउ टाउ इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन थीटा एडी डैश अपॉन डी डी डैश इज अगेन साइन थीटा। देखो एडी डैश अपॉन डी डी डैश इज साइन थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने शॉर्टकट कर दिया। टाउ एक्स वाई कॉस थीटा और एडी अपॉन डी डी डैश इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पर देखो माइनस टाउ एक्स वाई अगर कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस टाउ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला किसका होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला बन गया माइनस का टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द shear stresses। ठीक है, वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं cos स्क्वायर थीटा, जिसमें से ये भी बहुत बड़ा मतलब कॉमन सा फॉर्मूला है। समझ गए मेरी बात? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक एलिमेंट दे रखा था, उस एलिमेंट पे केवल और केवल प्योर शेयर था, उस पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेसेस बाहर से एक्ट नहीं कर रही थी। इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस बाहर से एक्ट नहीं कर रही थी, केवल और केवल प्योर शेयर की कंडीशन थी। लेकिन मैंने बताया ना, इंक्लिनेशन प्लेन पे हम देख रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो भाई साहब हमें तो पता नहीं, अगर मैं किसी 30 डिग्री एंगल पे देखूं तो पता चला यार नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप हो रही है, तो मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरा डेरिवेशन करना पड़ा। ठीक है, तो देखो बाहर से तो लग रहा था कि ये केवल प्योर शेयर का केस है, लेकिन जब मैंने इंक्लिनेशन डी डैश पे अगर चेक किया तो भाई साहब सिग्मा एन की वैल्यू भी निकल के आई, इसका मतलब भाई इंक्लिनेशन सेक्शन क्रिटिकल होता है। इंजीनियर अगर इसको इग्नोर कर देगा और वहीं से फेलियर हो गया तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेरिवेशन में सिग्मा एन भी निकाल लिया और टाउ भी निकाल लिया। सिग्मा एन आया टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और ये आ गया माइनस में। माइनस का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी प्लस माइनस छोड़ दो, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं। अभी मैं ज्यादा मैक्सिमम केस भी आपको नहीं करा रहा, इतना जरूरत नहीं है, आप अपने आप देख सकते हो। साइन 2 थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, ये थोड़ा सा अपने आप से देख लेना। बहुत सारे डेरिवेशन अभी करने। जब थीटा की वैल्यू 45 होगी तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब ये मैक्स। देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तब तो टाउ जो है वो टाउ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा ना। ऐसी पिछले डेरिवेशन में भी ऐसे हो रहा था, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये यही वाला प्लेन एडी प्लेन की बात कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगी टाउ इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट केस नंबर 3 देख लेते हैं। एलिमेंट सब्जेक्टेड टू द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस। सबसे आसान यही है डेरिवेशन, बहुत छोटा सा, मतलब डेरिवेशन में कुछ नहीं है, वही सारी बातें करनी है हमें। लेट अस से दिस इज सब्जेक्टेड टू सिग्मा एक्स, है ना, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या नहीं लग रही है, इसमें शेयर स्ट्रेसेस नहीं लग रही हैं, इसमें केवल सिग्मा एक्स लग रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस, और सिग्मा वाई लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई लग रहा है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड टाउ। लेट अस से किस एंगल पे निकालना है, थीटा। वैसे ही कर लेते हैं ए बी सी और डी, इसे ले लेते हैं डी डैश। ठीक है, तो दिस एंगल इज थीटा। जब इसको क्रॉस सेक्शन को अलग से बना लिया, ए डी डी डैश, हमें निकालना है सिग्मा एन एंड टाउ। बस केवल एंगल का खेल है, बाकी डेरिवेशन में तो कुछ भी नहीं है, बस केवल और केवल एंगल का खेल है। अब बताओ मुझे थीटा, अच्छा ये तो पिछले डेरिवेशन में हमें मालूम है कौन सा एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। देखो एंगल बिटवीन द लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन हो गई, और इस इंक्लिनेशन प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये थीटा एंगल आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा
थीटा निकालना है मुझे। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप देखो इसकी लाइन और ये वाली लाइन, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो देखो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। जब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये वाला थीटा हो जाएगा। कैसे भी निकालोगे, अब सबका मेथड मैथमेटिक्स में अलग अलग हो सकता है। मुझे इस तरीके से ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा भाई, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, तो बचा कितना, केवल थीटा ही बचा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो सिग्मा वाई की जब दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा सिग्मा वाई कॉस थीटा, सिग्मा वाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सिग्मा वाई साइन थीटा। इसी तरीके इसके दो कंपोनेंट जाएंगे, ये तो हमने पहले भी किए थे, सिग्मा एक्स कॉस थीटा और सिग्मा एक्स साइन थीटा। ठीक है, अब फोर्सेस को रिजोल्व करना है हमें, एक तो परपेंडिकुलर टू डी डी डैश और एक करना है अलोंग। अब परपेंडिकुलर टू डी डी डैश करेंगे तो एक कंपोनेंट तो ये आ रहा है, और इसके अपोजिट में देखो इसका कॉस कंपोनेंट आ रहा है, इसका साइन कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं नंबर 1, रिजोल्विंग फोर्स। लिख लेते हैं रिजोल्विंग फोर्सेस परपेंडिकुलर, साइन बना दिया मैंने परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू द डी डी डैश। ठीक है, सिग्मा एन, सिग्मा एन, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा डी डी डैश, और थिकनेस कितनी मानी हमने टी, इज इक्वल टू कौन सा कॉस कंपोनेंट आ रहा है, कॉस कंपोनेंट एडी का आ रहा है, और साइन कंपोनेंट एडी डैश का आ रहा है। कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा, ये तो आ रहा है एडी इंटू टी का। ठीक है, और साइन कंपोनेंट आ रहा है सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, और ये आ रहा है सिग्मा वाई, सिग्मा वाई साइन थीटा, और किस फेस पे लग रहा है एडी इंटू एडी डैश इंटू टी। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, बाकी इसमें डेरिवेशन में कुछ नहीं है। सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू एडी अपॉन एडी अपॉन डी डी डैश प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा एडी डैश अपॉन डी डी डैश। ठीक है, शुरू के अगर देखो दूसरा तीसरा अगर डेरिवेशन कर लिया तो चौथा डेरिवेशन बहुत लेंदी है, और दूसरा तीसरा कर लिया तो चौथा बिल्कुल वैसा ही है। चौथा तो आप लोग अपने आप ही कर लोगे, बस ये दोनों डेरिवेशन पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। एडी अपॉन डी डी डैश क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एडी अपॉन डी डी डैश इज कॉस थीटा, तो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। वैसे तो यहाँ पर डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसे कुछ ऐसी फॉर्म में हमें तैयार करना है जो कि हम न्यूमेरिकल में वो फार्मूला याद कर रहे होंगे। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं और इसको लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ मैंने किया सिग्मा एक्स अपॉन 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने अप कर दिया, एक स्टेप शॉर्टकट मार दिया है, प्लस सिग्मा वाई। इसी तरीके से क्या करा यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैं लिख सकता हूं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
इसको अंदर ले जाते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे, सिग्मा एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा एक्स अपॉन 2 माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को मैंने एक साथ रख लिया, सिग्मा एक्स अपॉन 2 सिग्मा वाई अपॉन 2, इन दोनों को अगर एक साथ रख लिया तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये अब बची 4 टर्म, इन 4 टर्म में मैं क्या करूं, सिग्मा एक्स अपॉन 2, अच्छा यहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स अपॉन 2 इन दोनों टर्म में मैं कॉमन ले लूं, तो ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में, इन दोनों टर्म में अगर मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अगर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी की जो दोनों टर्म है सिग्मा वाई अपॉन 2, यहां पर मैं कॉमन ले लूं सिग्मा वाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई अपॉन 2, यहां पर सिग्मा वाई अपॉन 2 आएगा, सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें अगर मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पर एक स्टेप मैं बचा लूंगा, यहीं पर अगर मैं माइनस प्लस की जगह अगर मैं माइनस लेता, ठीक है, दिस इज माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, तो क्या आ जाता है ब्रैकेट में, भाई माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, अब मैंने क्या करा कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 एंड दिस इज कॉस 2 थीटा। तो इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक बार अगर डेरिवेशन आपको क्लियर होगा तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रहेंगे। अगर आपको डेरिवेशन अगर क्लियर होगा तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रहेंगे। इन फॉर्मूले के बिना कोई क्वेश्चन होना नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं रिजॉल्विंग फोर्सेस। along the resolving forces along the dd dash। ठीक है, पहले परपेंडिकुलर किया, अब along the dd dash किया, तो ये वाला केस इतना बड़ा नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। देखो along अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक तो टाउ आ रहा है ना, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा एक्स साइन थीटा आ रहा है, और सिग्मा वाई का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, इसके अलोंग आ रहा है, इसके साथ ये प्लस हो जाएगा सिग्मा वाई कॉस थीटा, तो इसके साथ तो ये प्लस होगा सिग्मा वाई कॉस थीटा। तो पहले मैं लिख दूं टाउ को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, यानी डी डैश इंटू टी थिकनेस, प्लस सिग्मा वाई का कौन सा कंपोनेंट आ रहा था, सिग्मा वाई का आ रहा था कॉस थीटा, सिग्मा वाई कॉस थीटा के डी डैश
इंटू टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का है साइन कंपोनेंट इंटू एडी। तो अब तो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, टी से टी कैंसिल हो रहा है, टाउ इज इक्वल टू इसको इधर ले गए सिग्मा एक्स कॉस थीटा और ये एडी डिवाइडेड बाई डी डी डैश माइनस ये माइनस में आ जाएगा सिग्मा एक्स कॉस थीटा एडी डैश अपॉन डी डी सिग्मा एक्स कॉस थीटा एडी अपॉन डी डी डैश इज एडी अपॉन यहाँ सिग्मा वाई हो गया, यहाँ सिग्मा एक्स हो गया, यहाँ सिग्मा एक्स हो गया, तो यहाँ सिग्मा वाई होगा। बस जल्दबाजी में ये गलतियां हो जाती हैं। ये सिग्मा एक्स हो गया तो ये सिग्मा वाई हो गया, सिग्मा वाई कॉस थीटा एडी डैश अपॉन डी डी डैश, राइट। तो सिग्मा एक्स कॉस थीटा और एडी अपॉन डी डी डैश इज इक्वल टू दिस इज वही फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा एडी अपॉन डी डी डैश। यहाँ कुछ गलती हो रही है, तो यहाँ गलती हो रही थी, यहाँ पर साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दिया था, करेक्शन कर लिया मैंने। सिग्मा एक्स साइन थीटा और एडी अपॉन डी डी डैश इज कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सिग्मा वाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉमन क्या लिख रहा है मुझे, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब बताओ जरा, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाउ। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये हर जगह यूटिलाइज होंगे। अभी जब ओवर सर्किल पढ़ेंगे, जब इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो किसी कॉपी पेन पे आप क्या करो, आप ये पहले फॉर्मूले लिख लो, 2D स्ट्रेस के ये दोनों फॉर्मूले लिख लो। अभी 2D स्ट्रेस सॉरी जो आपके 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस लग रही हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, अभी वही न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये आप कहीं कॉपी पे फॉर्मूला लिख लो, कैलकुलेटर रेडी रखो, पहले इनके क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर से देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा, जब हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है किसी इंक्लिनेशन प्लेन पे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, और जब माइनस में करेंगे तो कॉस 2 थीटा, और जबकि यहाँ पर देखो माइनस के साथ टाउ में जो सिग्मा एक्स माइनस वाली टर्म में यहाँ पर कॉस 2 थीटा है और यहाँ पर साइन 2 थीटा है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, और जब आप डेरिवेशन तैयार कर लेते हो तो ये सारी बातें याद करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। बहुत आसान से क्वेश्चन करने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मतलब स्ट्रेसेस की बात कर रहा है, अक्रॉस द 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 75 एंड 35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे 75 एंड 35 न्यूटन मेगा न्यूटन मतलब मेगा पास्कल की बात कर रहा है, ठीक है, मेगा पास्कल। फाइंड द नॉर्मल टेंजेंशियल स्ट्रेसेस इन द रिजल्टेंट एंड द ऑब्लिगेटरी एरोप्लेन विद द मेजर। अच्छा, यहाँ पर इस बात का हो सकता है डाउट आ जाए कि क्वेश्चन में डायग्राम, कभी कभी डायग्राम गिवन होता है और कभी कभी डायग्राम नहीं गिवन होता है। अगर डायग्राम गिवन नहीं है तो आप बताओ 75 यहाँ पर रखोगे, जरा सोच के बताओ, 75 मुझे यहाँ पर रखना चाहिए, 75 यहाँ पर रखना चाहिए और 35 ऐसे रखना चाहिए, या फिर 35 यहाँ पर रखूं, भाई आंसर में डिफर हो जाएगा ना। या फिर हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पर 75 रख देगा और यहाँ पर 35 रख देगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि जो 20 डिग्री थीटा की वैल्यू दे रखी है विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन दे रखी है, मतलब जहां पर मेजर स्ट्रेसेस लग रही हैं वहां से लग रही है। तो मेजर स्ट्रेसेस कहां से लग रही हैं, मेजर स्ट्रेसेस कौन सी है, 75। तो 75 के रिस्पेक्ट में थीटा की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही लेना है आपको, ये 75 हो गया, ठीक है, ये हो गया 35 आपको निकालना है सिग्मा एन एंड
सिग्मा एन एन टाउ। अच्छा एक चीज और निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, एक चीज और निकाल सकते हो उसमें, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द रिजल्टेंट। देखो सिग्मा एन और टाउ का रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो, और इसका रिजल्टेंट होगा क्या, सिग्मा आर विल बी नथिंग बट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। और रिजल्टेंट एंगल अगर आपने फाई मान लिया, अगर आप फाई मान लोगे तो टेन फाई, तो यहां से देख सकते हो टेन फाई इज इक्वल टू टाउ, डायग्राम से समझ में आ रहा है, टेन फाई इज इक्वल टू टाउ अपॉन सिग्मा एन। तो रिजल्टेंट अगर पूछा गया तो रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। फिलहाल पहले सिग्मा एन निकाल लेते हैं और फिर सिग्मा, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, है ना, उसके बाद अगले न्यूमेरिकल में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप लोग अपने आप से इसे करना। तो पहला फॉर्मूला लगेगा इसमें सिग्मा एन के लिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। यहाँ पर क्या था, कॉस थीटा या साइन थीटा, बताओ भाई। यहाँ गलती हो जाती है, कई बार बच्चे साइन 2 थीटा लिख देते हैं, तो साइन कॉस 2 थीटा। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 75। अच्छा आंसर हम लगा रहे हैं, आंसर में 75 और 35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लगा रहे हैं, तो आंसर भी मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो ये बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से निकाल लो। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू है 75 और 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। 2 थीटा मतलब 2 इंटू 20 डिग्री, 2 इंटू 20 डिग्री मतलब 40 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर 70.32 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा एन इज इक्वल टू, क्या टाउ भी यहीं पर निकालना है, इतनी जगह है हमारे पास, यही निकाल लेते हैं, है जगह हमारे पास। टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अभी करा हमने फॉर्मूला मैंने कहा था आपसे याद कर लो, साइन 2 थीटा, इधर कॉस था इधर साइन है, तो सिग्मा एक्स इज 75 माइनस सिग्मा वाई इज 35 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री। साइन 2 थीटा मतलब 40 डिग्री हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। और मैं आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, टाउ टाउ की वैल्यू आ रही है 12.85। 12.85। आई होप आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, सिग्मा आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सिग्मा एन की वैल्यू है 70.32, इसका स्क्वायर प्लस टाउ की वैल्यू है 12.85 अंडर रूट, ठीक है। तो सिग्मा आर की वैल्यू आ रही 71.48 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इट इज एडवाइजेबल, है ना, आप सिग्मा आर भी निकालो, और अगर नहीं बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन तो फिर मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखा दिया, एक क्वेश्चन में 10 ये सब निकाल के दिखा दिया। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स टाउ अपॉन सिग्मा एन। टाउ की वैल्यू है 12.85 डिवाइडेड बाई सिग्मा एन इज 70.32, फाई इज 10.21 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कराए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आएंगे अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गए, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे हो गए। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा हमें समझ में आ गया ये कौन सा केस था, केस नंबर 3 था। केस नंबर 3 में हमने आइडेंटिफाई किया सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू क्या थी, सिग्मा एक्स 75 और सिग्मा वाई 35 और एंगल थीटा। अच्छा यहाँ पर एंगल थीटा किसके रिस्पेक्ट में निकाला, एंगल का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। आप देखो ये एंगल थीटा कैसे है, वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज लिया जा रहा है।
देखो किताबों में क्या है, डेरिवेशन अलग अलग तरीके से है। मैंने किसी एक पर्टिकुलर किताब का डेरिवेशन फॉलो किया है। किताबों में तो इस तरीके से भी डेरिवेशन दे रखा है ना, यहाँ से एंगल थीटा करके ऐसे भी डेरिवेशन कर रखा है। तो जिस जिस तरीके से आपने डेरिवेशन किया है, आप उसी तरीके से फॉर्मूले भी लगाओगे। उसी तरीके से हमारे फॉर्मूले डिराइव होके आ रहे हैं और वही फॉर्मूले हमें लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान है क्वेश्चन। बस इसमें यहाँ पर सिग्मा एक्स एक टेंसाइल है और दूसरी कंप्रेसिव दे रखी है। कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव को माइनस साइन के साथ कर देंगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 100 मेगा न्यूटन, 100 मेगा न्यूटन टेंसाइल एंड 60 इज द कंप्रेसिव। तो ये यहाँ मैंने पहले से ही एरो, देखो ये पहले से ही मैंने एरो कंप्रेसिव लगा रखे हैं, ठीक है। 60 कंप्रेसिव हो गए। डिटरमाइन द नॉर्मल शियर स्ट्रेसेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ भी देखो वही पंगा आ रहा है। मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है, मेजर कितना है 100 इज ग्रेटर देन 60, तो मेजर कौन सा हुआ हमारा 100 हुआ। तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 50 डिग्री। ये एंगल 50 डिग्री जो दे रखा है वो 100 मेगा पास्कल के रिस्पेक्ट में है। 60 के रिस्पेक्ट में ले लोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सिग्मा एन और टाउ निकाल दो, सिग्मा एन और टाउ निकाल दो। सिग्मा आर मैं नहीं निकालूंगा, सिग्मा आर अपने आप से निकाल लेना आप, ठीक है। तो इसी स्लाइड में करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? चलो लिख लेते हैं फॉर्मूला, टाइम तो लगेगा नहीं। फॉर्मूला तो याद हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। कॉस 2 थीटा, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 100 है ना, और इसकी वैल्यू है 60। 60 कैसे है, माइनस में है, तो आपको ये -60 लिखना है। यहाँ पर -60 लिखना है। उसी हिसाब से कैलकुलेटर चलाना है, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेटर भी चलाना है। सिग्मा एक्स इज 100, अच्छा 100 माइनस 60 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअल में यहाँ पर 100 प्लस 60 होगा। जब कैलकुलेशन करोगे तो 100 प्लस 60 कर देना इंटू कॉस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू है 50, तो 2 इंटू 50, कैलकुलेटर में आप करोगे 100। ये 100 अलग है, ये 100 मेगा पास्कल है, तो मिक्स मत कर देना। दिस इज 100 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल ये मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज 60 मेगा पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो मेगा पास्कल हो गया। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट मेगा पास्कल। तो इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करके आएगा, सिग्मा एक्स आ जाएगा 6.1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, आई होप आप लोग कर लोगे। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा एन की वैल्यू आ गई। सेकेंड फॉर्मूला लगा लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। यहाँ पर cos थीटा है तो मुझे इस तरीके से याद रहता है, यहाँ पर sin 2 थीटा है। दिस इज इक्वल टू, वही सिग्मा एक्स को लिखेंगे पॉजिटिव और इसको लिखेंगे नेगेटिव, माइनस का 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। 2 थीटा 2 इंटू 50 मतलब 100, साइन 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर निकाल लोगे, सिग्मा एक्स सॉरी टाउ इज इक्वल टू, टाउ की वैल्यू लिख देता हूँ 78.78। ठीक है, तो ये अपने आप से निकाल लेना, डू इट बाय योर ओन। ऑल्सो कैलकुलेट कर लोगे ना, ये हो जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट सिग्मा आर
एंड फाई, tan phi is equal to tau upon ये कर लेना अपने आप, ठीक है। इसको अपने आप कैलकुलेट कर लेना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे। देखो आई होप समझ में आ रहा होगा। आसान आसान से क्वेश्चन लिए, देखो 5-5 मिनट भी नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है। और इतना ही टाइम आप मेरे ख्याल से मैं जब तक समझा रहा हूँ उतनी देर में आप कैलकुलेटर से निकाल भी रहोगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन, एक में टेंसाइल लग रहा था और दूसरे में थोड़ा सा वेरिएशन किया, कंप्रेसिव लग रहा। थोड़ा सा वेरिएशन और करेंगे। क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन मटेरियल। कंफ्यूजन ज्यादातर होता है एंगल का, एंगल का बहुत कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में इसमें डायग्राम गिवन है, इसमें ये डायग्राम गिवन है और डायग्राम में ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू लग रही है, अच्छा यहाँ पर न्यूटन पर mm स्क्वायर है, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी मेगा पास्कल ही होता है ना। ये कन्वर्जन शायद आपने पढ़ रखा होगा पहले, ये भी मेगा पास्कल ही होता है। चलो ये सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन पर, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये भी है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या दे रखा है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टेंसाइल कंप्रेसिव मतलब ऊपर नहीं लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में स्पेसिफाई, क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 25 डिग्री। क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है। अभी इससे पहले जो दो क्वेश्चन करे उसमें डायग्राम गिवन नहीं था, डायग्राम हमें अपने आप से बनाना था और यहाँ पर क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है। अब ये डायग्राम देखते ही सबसे पहले बच्चा क्या गलती करेगा, एंगल देखेगा थीटा, है ना, दिमाग नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा फॉर्मूला लगाएगा और वो फॉर्मूला लगा के सिग्मा एक्स को रख देगा। आप क्या करो इसमें, देखो गलती क्या होगी, सिग्मा एक्स को रखोगे आप -100, सिग्मा वाई को रख दोगे प्लस का 60 और जबकि थीटा को रख दोगे 20। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं बच्चे, सीधा सीधा ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो फॉर्मूला रेडीमेड हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप ऐसा करोगे इसका मतलब आपने गलत कर दिया, आंसर आपका गलत आएगा और यू विल नॉट गेट द मार्क्स, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि 1-2 नंबर अप्रोच के या फॉर्मूला लिखने के एग्जामिनर दे दे, बाकी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, पहले मैं एक तरीका करा देता हूं फिर दूसरा तरीका। पहले तरीके में आप क्या करो, इसको रोटेट करो, आप देखना दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आएगा। पहले तरीके में क्या करो, अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत, अगर मैंने इसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया, देखो आप इमेजिन करो इसको अगर रोटेट कर दिया, इसको रोटेट कर दिया तो ये वाला एंगल आ गया 25 डिग्री, है ना, ये वाला एंगल, ये वैल्यू आ गई 60, दिस वैल्यू बिकम 60 न्यूटन लिख लेना आगे न्यूटन, और ये भी हो गई 60, ये हो गई मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या हो गई टेंसाइल, और 100 वैल्यू हो गई कंप्रेसिव, 100 वैल्यू हो गई कंप्रेसिव, 100 एंड 100। अब देखो वही क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जिस फॉर्म में हम डेरिवेशन कर रहे थे उसी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया भाई, ये बात क्लियर हो गई। जिस फॉर्म में हम डेरिवेशन कर रहे थे, डेरिवेशन में हम क्या देख रहे थे, ये जो एंगल थीटा ले रहे थे, एंगल थीटा ले रहे थे हमेशा वर्टिकल प्लेन से ले रहे थे, थीटा नहीं एज पर डेरिवेशन। अगर हम याद करें एज पर डेरिवेशन, ठीक है, थीटा इज calculated with respect to vertical plane taking एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, CCW मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये बात हमें ध्यान रखनी थी। तो यहाँ पर सीधा फार्मूला तो वही लगाना है, तो अब सिग्मा एक्स क्या हो गया, सिग्मा एक्स हो गया 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पॉजिटिव हो गया,
सिग्मा वाई क्या हो गया यहाँ पर, सिग्मा वाई हो गया माइनस का 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 25 डिग्री, ठीक है। तो पहला मेथड ये, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, 2 बार लिख चुके हैं फॉर्मूला। हमें निकालना है सिग्मा एन। सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स इज 60 और सिग्मा वाई इज माइनस का 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स इज 60 माइनस का 100, ये सिग्मा वाई। देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मैंने लिख दिया ना, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। एंगल, एंगल ये cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 इंटू 25 यानी 50। बस इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट। फर्स्ट मेथड में सिग्मा एन की वैल्यू आएगी 60 माइनस बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एन की वैल्यू 31.423 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकंड हमें निकालना है टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स इज 60 माइनस माइनस का 100, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2, है ना। यहाँ cos 2 थीटा है तो मुझे ध्यान है यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू थीटा यानी 2 इंटू 25। तो दिस वन इज 61.284। ठीक है। तो बाकी सिग्मा आर की अगर आपकी मर्जी है तो सिग्मा आर निकाल लेना। तो यहां से आंसर आ रहा है सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू आ गई। सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड ऑल्टरनेट मेथड। देखो आंसर तो हमारा आ ही गया है, लेकिन मैं इस फॉर्मूले ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आए, मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कराना चाह रहा हूं। हमें क्या दे रखा था? ये वैल्यू दे रखी थी 100, ये वैल्यू दे रखी थी 60 और 100, राइट। इसी तरीके से दे रखी थी ये वैल्यू, थीटा की वैल्यू दे रखी थी 25 डिग्री। अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, ये कितना हो जाएगा 25, ये एंगल है 90 डिग्री, तो 180 माइनस 25 प्लस 90 बचा कितना 65 डिग्री। क्लियर है भाई? अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूं तो ये एंगल हो जाएगा 65 डिग्री। अब बताओ जरा मुझे, ये वर्टिकल प्लेन के, ये एंगल जो है वो वर्टिकल प्लेन के कैसे आ रहा है? वर्टिकल प्लेन के क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो मैं थीटा की वैल्यू -65 ले लूंगा, ठीक है। मुझे निकालना वही है सिग्मा एन। देखो यहां से जब निकाल रहे थे तो ऐसे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये सिग्मा एन हो जाएगा और ये वैल्यू ऊपर की ओर जा रही है, तो वह इधर की साइड नीचे की ओर जा रही थी ना। यहाँ हम वर्टिकल प्लेन में लेते थे तो सिग्मा एन कैसे लेते थे? सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू, देखो सिग्मा एन तो हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे। अब टाउ में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आता है नीचे लें या ऊपर लें, तो डेरिवेशन में तो हमने नीचे की ओर लिया है ना। और जब मैं इसको रोटेट करूंगा, देखो जब इसे रोटेट करूंगा तो टाउ की वैल्यू ऊपर आएगी। जब इसे रोटेट करेंगे, सही बोल रहा हूं ना मैं, टाउ की वैल्यू, ये इसे रोटेट करेंगे तो टाउ की वैल्यू ऊपर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन क्या ले ली? दिस टाउ इज अपर साइड ले ली। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से, यानी इस कंडीशन के हिसाब से सिग्मा एक्स की वैल्यू हो गई माइनस का 100, सिग्मा वाई की वैल्यू हो गई प्लस का 60, एंड थीटा की वैल्यू माइनस का 65। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां से क्लॉकवाइज लिया है, बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, इट इज टेकन क्लॉकवाइज फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। तो जबकि डेरिवेशन में हम कैसे लेते थे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ना लेके यहाँ पर क्लॉकवाइज ले रहे हैं,
तो यहाँ पर माइनस कर दिया, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। तो आंसर डेरिवेशन में मुझे वही सब लगाना है, सिग्मा एन इज इक्वल टू, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, सीधा आंसर लिख रहा हूं, सिग्मा एक्स इज -100, सिग्मा एक्स इज -100 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस सिग्मा एक्स -100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 है ना, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा मतलब 2 इंटू 2 थीटा यहाँ पर निकाल लेते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 65 इंटू 2, 65 इंटू 2 इज इक्वल टू 130। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, माइनस का 130 लिख दिया मैंने, 2 थीटा मतलब 65 इंटू 2 और माइनस लिखना है, इसलिए मैंने माइनस लिख लिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे आप, -100 प्लस 60 डिवाइडेड बाई -100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई कॉस का -30, दिस वन इज 31 पॉइंट, वही आएगा, सेम आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेटर से अभी निकाल के देख लो, 31.423। सिग्मा एन, सिमिलरली टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस का सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस में है ना, थीटा हमने माइनस में लिया है, यू विल गेट द सेम आंसर, टाउ की वैल्यू आएगी माइनस सॉरी पॉजिटिव का 61.284, 61.284, लगभग है ना, पॉइंट के 1-2 डिजिट में अंतर आ सकता है, अदरवाइज यू विल गेट द सेम आंसर। तो चाहे आप इस मेथड से निकाल लो, दोनों मेथड से बताने का, क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों मेथड से बताने का पर्पस ये था कि आप थीटा की वैल्यू में कंफ्यूज ना हो, थीटा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से लेनी है या वर्टिकल से लेनी है, वर्टिकल से भी लेनी है तो क्लॉकवाइज लेनी है या एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, इस बात में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन की टर्म्स एंड कंडीशन या डेरिवेशन का डायग्राम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल किताबों से देखोगे तो इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन मैंने आपका यहाँ पर दूर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, केस नंबर 4 है, जो कि 2D स्ट्रेस सिस्टम भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें 2 डायरेक्शन में सिग्मा एक्स भी लग रहा होगा और सिग्मा वाई भी लग रहा होगा, साथ ही साथ शेयर भी लग रहा होगा। तो केस नंबर 3, केस नंबर जो 4 है, केस नंबर 4 है वो कॉम्बिनेशन है केस नंबर 2 और केस नंबर 3 का, तो उसका डेरिवेशन देखते हैं, बहुत आसान लगेगा। अगर आज के डेरिवेशन दोनों आपको समझ में आ गए हैं तो वो वाला डेरिवेशन आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है भाई। इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू बच्चों।